मैं एक बेकार सा मध्यम उम्र का आदमी बन गया था इस हाई फाइव दुनिया में। मेरी मदद करने वाला बस मेरा जीनियस बेटा वांग जीचेंग ही था। मैं तो अपनी जिंदगी छोड़ने वाला था और सारी उम्मीदें वांग जीचेंग पर लगा चुका था। किसे पता था कि उसी समय फ्यूपिंग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मेरी ताकत हमेशा मेरे बेटे से एक रियल्म ऊपर रहेगी, इसलिए मैंने एक गरीब बाप होने का नाटक शुरू कर दिया। दिन में मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत करता था, रात में घर पर पागलों की तरह ट्रेनिंग करता था, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा बेटा मेहनत करे और मैं पीछे रहकर आराम से जी सकूं। जब सिस्टम पहली बार एक्टिव हुआ तो मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं। अचानक मेरे सामने मैसेजों की एक लंबी लाइन झरने की तरह बहने लगी। डिंग, फूपिंग सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिव हो गया। अब आपके बेटे सुयू को बाइंड किया जा रहा है। अभी आपके बेटे का रियल्म कंप्लीट है। फूपिंग सिस्टम के नियमों के अनुसार होस्ट का रियल्म हमेशा बेटे के रियल्म से 4 बड़े रियल्म ऊपर रहेगा। होस्ट का रियल्म बढ़कर ग्रेट जोंगशी हो गया है। डिंग, आपका बेटा बुल फाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है। होस्ट की बुल फाइटिंग टेक्निक अपने आप कंप्लीट हो गई। डिंग, आपका बेटा फाउंडेशन चलाना शुरू कर चुका है। अभी शुरुआत ही हुई है। होस्ट अपने आप कंप्लीट हो गया और इवॉल्व होकर मिक्स्ड सोल बन गया। इसी वजह से एक ऐसी डरावनी ताकत बिना किसी चेतावनी के मेरे सूखे और टूट चुके डांटियन के अंदर फट पड़ी। लाल, अगर मेरा पुराना शरीर 20 साल से सूखी नदी था तो यह पल तियनहे दाओगवान जैसा था। लाल हवा और फल। 8, मैंने दांत भींच लिए। गले से भारी आवाज निकल रही थी। दर्द, लेकिन इस दर्द के साथ एक बेहद तेज बदलाव भी था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि 20 साल से टूटा हुआ डांटियन मेरी आंखों के सामने तेजी से ठीक हो रहा था। हीलिंग, एक्सपेंशन, एक पल में वह सुनहरे ठंडे कोर में बदल गया। फिर बारी आई मेरिडियंस की, जो पहले सिकुड़ी हुई थी। जहरीली मेरिडियंस, सुनहरी ऊर्जा के असर में जैसे सूखी धरती पर बसंत आ गया हो। वे तुरंत चौड़ी और मजबूत हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कोई बो स्ट्रिंग खींच रही हो। मेरी त्वचा लाल होने लगी। पोर्स से काले रंग की बदबूदार गंदगी निकलने लगी। हड्डियां टूट रही थीं, मांसपेशियां दोबारा बन रही थीं। वह विनाशकारी ताकत से भरा एहसास मुझे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। 1 मिनट बाद उस हिंसक ऊर्जा की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी और वह एक बहती धारा में बदल गई, जो मेरे चारों अंगों और समुद्र जैसे शरीर में बह रही थी। मैं अंधेरे में बैठ गया। मेरी आंखें खुली, उनमें रोशनी चमकी। अंधेरा कमरा रोशन हो गया। क्या यह सच है? मैंने अपना हाथ उठाया, अपने पुराने हाथों को देखा जो पहले बूढ़े और खुरदरे थे। इस पल उनमें से पुरानी चमड़ी उतर चुकी थी। वे बच्चे की त्वचा जैसे मुलायम हो गए थे, लेकिन उनके अंदर विस्फोटक ताकत भरी थी। मैंने हल्के से मुट्ठी बांधी। काचा, मेरी हथेली में हवा फट गई। एक साफ आवाज गूंजी। मैंने अपनी उंगलियां कस ली, अपनी ताकत महसूस की। मैं हंस पड़ा। हंसते हंसते मेरी आंखें लाल हो गईं। 40 साल, पूरे 40 साल, 20 साल तक दीवार के नीचे कुत्ते की तरह जिंदगी जी, लोगों से डांट खाई, कुछ हजार युएन के लिए, अपने बेटे के लिए मरहम खरीदता रहा। मैंने सोचा था मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही खराब रहेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भगवान आखिरकार मुझ पर मेहरबान होगा। मैंने सामने मौजूद सिस्टम पैनल को देखा। 13 शब्द। मेरी सांसें भारी हो गईं। इस हाई फाइव दुनिया में 5 बड़े रियल्म्स बहुत सख्त थे। बॉडी मिरर, जहां स्किन और बोन्स की ट्रेनिंग होती है और इंसान 1000 पाउंड की ताकत हासिल कर लेता है। ये 5 रियल्म्स की नींव है। ब्लड मिरर, शरीर की अंदरूनी ऊर्जा को विरासत में लेना, उस ऊर्जा से शरीर को पोषण देना, लंबी उम्र पाना। सेलेस्टियल मिरर, स्वर्ग और धरती के बीच का पुल खोलना। ट्रू ची को शरीर के बाहर निकालना। ऐसे इंसान को मास्टर कहा जा सकता है। फिर आता है जोंगशी मिरर, जहां इरादा ही पदार्थ को प्रभावित कर सकता है। हवा में उड़ना, इन बकवास जैसी लगने वाली चीजों से लोगों को मार देना, यही असली विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है। मेरी पिछली जिंदगी की सीमा भी बस जोंगशी मिरर तक ही थी। और ग्रेट जोंगशी, वह तो जोंगशी से भी ऊपर खड़ा अस्तित्व है। शरीर मिसाइलों का सामना कर सकता है। ट्रू ची ठोस रूप ले लेती है। एक अकेला इंसान छोटे बेस की रक्षा कर सकता है। पूरे ब्लू बेस में सतह पर सबसे ताकतवर व्यक्ति को ही ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। सुना जाता है कि वह सिर्फ ग्रेट जोंगशी की दहलीज पर खड़ा होता है। और अब मैं बस इस बिस्तर पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन पहले ही इस शहर के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो चुका हूँ। और इस सिस्टम का फैसला बहुत ज्यादा ओवरबेयरिंग है। मैंने अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया। मेरी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। मेरा बेटा अभी सिर्फ बॉडी मिरर रियल्म में है और मैं सीधे ग्रेट जोंगशी बन गया। अगर मेरा बेटा ब्लड मिरर में ब्रेक थ्रू कर ले तो मैं सीधे 5वें रियल्म में प्रवेश कर जाऊंगा। वह रियल्म जहाँ लोग हवा में चल सकते हैं। जब तक मेरा बेटा थोड़ी मेहनत करता रहेगा, यह बूढ़ा आदमी सीधे आसमान तक उड़ जाएगा। मैंने थूक निकला। अचानक मुझे लगा कि वांग जीचेंग नाम असल में बेटा पालना नहीं है, ये तो साफ साफ एक सुपर एक्सपीरियंस पैकेज पालना है। जब मैं ताकत पाने की खुशी में डूबा हुआ था, तभी बगल वाले कमरे से दबा हुआ भारी स्वर सुनाई दिया। वह आवाज थी मुट्ठियों के फटे हुए सैंडबैग पर पड़ने की। मैं थोड़ा चौंक गया। अब मैं ग्रेट जोंगशी हूँ। मेरी इंद्रियां बेहद तेज हो चुकी हैं। दीवार के पार भी मैं साफ साफ अगले कमरे का दृश्य देख सकता था। छोटे से कमरे में सुयूजी सिर्फ एक शॉर्ट्स पहने हुए
हुए था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका सूजा हुआ चेहरा जिद से भरा हुआ था। पता नहीं वह कितनी देर से थका हुआ था। सबसे साधारण ब्लाइंड फिस्ट टेक्निक। हर मुक्का उसके शरीर के घावों को फिर से चीर रहा था। दर्द से उसका मुंह कांप रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उस नौजवान की आंखों में प्यास भरी हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। अपने पिता के लिए, रजिस्ट्रेशन फी के लिए मुझे मजबूत बनना ही होगा। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। जब तक मैं चिक स्वेजिंग में ब्रेक थ्रू कर लूं, मैं अंडरग्राउंड मार्केट जा सकता हूं। तभी मैं पैसे कमा पाऊंगा। सुयूजी लगातार मुक्के चला रहा था, दांत भींचे हुए। मैं अगले कमरे में ये शब्द सुनकर भीतर से हिल गया। तो यह बेवकूफ लड़का आधी रात को सोता नहीं था, बल्कि सच में पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। वह ब्लैक फिस्ट तक जाने की सोच रहा था। उस तरह की जगह बेवकूफ लड़का। मेरी आंखों की पागलपन भरी चमक धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी जगह एक ऐसी नरमी ने ले ली जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और साथ ही हड्डियों तक ठंडी पहुंचने वाली हत्या की इच्छा। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। काचा, मेरे पैरों के नीचे की टूटी ईंट मेरी ताकत सह नहीं पाई। मैंने अनजाने में ग्रेट जोंगशी की थोड़ी शक्ति छोड़ दी थी, और वह ईंट सीधे पाउडर बन गई। मैंने नीचे देखा, फिर गहरी सांस ली। एक पल में पूरे शरीर की शक्ति शांत हो गई। वह डरावना ग्रेट जोंगशी ऑरा गायब हो गया। उसकी जगह फिर वही साधारण मध्य उम्र का आदमी दिखाई देने लगा। लेकिन सिर्फ मैं जानता था, सब कुछ बदल चुका था। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। धीरे से उसे खोला। रात की ठंडी हवा चली। उसने मेरे बिखरे बालों को छुआ। मेरी आंखें रात के कोहरे को चीरती हुई सीधे शहर के केंद्र की ओर देखने लगी। रिच एरिया, जहां रोशनी कांच की तरह पारदर्शी थी। वांग ताई वहीं था, डिफेंस फोर्स का डिप्टी कमांडर। मैंने जेब से एक टुकड़ा निकाला। सिर्फ आधी सिगरेट बची थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, उंगलियों को धीरे से रगड़ा। लाइटर नहीं था, सीधे सुनहरी स्टील जैसी गैस निकली। एक पल में सिगरेट का सिरा जल उठा। मैंने गहरी सांस ली। धुएं के बीच वो लाल कपड़ों वाली परछाई। इस वक्त तारों भरे आसमान जितनी गहरी थी और खाई जितनी डरावनी। पहले मैं कमजोर था, क्योंकि मेरे पास सच में सिर्फ एक ही बेकार जिंदगी थी। मुझे अपने बेटे को पालना था। लेकिन अब जब कोई मेरे बेटे की टांगें तोड़ना चाहता है, तो पहले मैं उसकी हड्डियां कुचल दूंगा। मैंने सिगरेट का टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंका। वो चिंगारी हवा में एक लाल लकीर खींच गई। गिरने के उसी पल चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। नीचे का कठोर कंक्रीट बिना किसी आवाज के एक गहरा गड्ढा बन गया। मैं मुड़ा और फिर बिस्तर पर लेट गया, जिसे लोग सुकून कहते हैं। कल सुबह उठकर सबसे पहले अपने बेटे के पास जाऊंगा। डिप्टी कमांडर की परेशानी आखिर है क्या? सब ठीक हो जाएगा। उस रात ब्लू बेस अब भी गाने और नाच में डूबा था। किसी ने भी सिविलियन वेयरहाउस के उस कोने पर ध्यान नहीं दिया। सुबह के 5:30 बजे ब्लू बेस के एफ जोन का सिविलियन वेयरहाउस अब भी हल्के भूरे कोहरे में ढका हुआ था। मैं पुरानी लकड़ी की मेज के सामने बैठा था। मेरे सामने दलिये का कटोरा था, अचार की एक प्लेट, कुछ अंडे और सिगरेट का टुकड़ा। मैंने खाना मुंह में डाला। कल रात की सूजी हुई चोटों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन सुबह की रोशनी में पड़े वो नीले निशान और भी भयानक लग रहे थे। सुबह के 5:30 बजे। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान स्कूल में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस पर लगाओ। बाकी सब तुम्हारा पिता संभाल लेगा। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा भार था जिसे कोई नकार नहीं सकता था। सुयू ने अपनी चॉपर स्टिक रोक दी, सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसे हमेशा लगता था कि मैं आज कुछ अलग हूँ। मेरी वो आंखें जो हमेशा थकी रहती थीं, इस पल हड्डियों जैसी ठंडी लग रही थीं। लेकिन उसने यही सोचा कि मैं उसे दिलासा दे रहा हूँ। साल के अंत तक मैंने अनगिनत बेबसी झेली थी। मैं उठ खड़ा हुआ और सफेद ग्रे सूट उठा लिया। दरवाजे की चौखट पार करते ही मेरी हर मांसपेशी, हर हड्डी मानो पहाड़ जैसी स्थिर हो गई। एक मजबूत लय के साथ अब मेरे दो लक्ष्य थे। पहला, अपने बेटे का सहारा बनना, उसे मार्शल आर्ट के रास्ते पर आगे बढ़ाना, और दूसरा, इस नई जिंदगी की ताकत से अपनी पत्नी को ढूंढना। सुबह के 6 बजे डोरबेल की आवाज स्टील के जंगल की दरारों में गूंज रही थी। जब मैं मैनेजमेंट ऑफिस पहुंचा, दरवाजा खुला। यूरुई की इंद्रियां माहौल जैसी ही थी। हवा में एक अजीब गंध भरी हुई थी। आमतौर पर इस समय सब लोग कैंटीन में होते थे, खाने की शिकायत करते हुए, लेकिन आज बहुत सारे लोग साये में खड़े थे, जैसे बारिश से बच रहे हों। उनकी आंखों में डर भरा था। ओल्ड सू, तुम आखिर आ गए। एक आकृति भीड़ से बाहर आई। वो मेरा पुराना साथी था, ओल्ड जांग। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मुझे दीवार के कोने तक खींच लिया और धीमी आवाज में बोला, ओल्ड सू, बहुत बड़ा मामला हो गया है। तुमने सुना क्या? क्या हुआ? जिस दीवार की हमने कल रात रक्षा की थी, वहाँ कोई परछाई चुपके से अंदर घुस आई। वो जीव महिलाओं वाले क्षेत्र में घुस गया और एक रईस के जहरीले बीज पर हमला कर दिया। मैंने सुना वो अंदरूनी शहर के किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार है। अब पूरा शहर गुस्से में है। शहर की मिलिट्री लाइन को आसमान सिर पर उठाने का आदेश दिया गया है। मैं कल रात तुम्हारे साथ ड्यूटी पर था। उस दीवार से एक ईंट तक नहीं गिरी। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं चुपचाप जवाब देकर मुड़ गया। मेरे अच्छे भाई, अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे? ओल्ड जांग के पैर कांप रहे थे। मैंने तुमसे कल रात मेरी जगह ड्यूटी करने को कहा था। नाम के हिसाब से ड्यूटी उसी टीम की थी। अब वो रईस बुरी तरह घायल हो गया है। लियांगची का चाचा
लियांग जियानमिन अपने भतीजे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अगर उन्होंने सारा दोष हम जैसे बिना बैकग्राउंड वाले लोगों पर डाल दिया, कह दिया कि हमने पहरेदारी में लापरवाही की या सैन्य जानकारी लीक की, तो वो बहुत बड़ा अपराध होगा। ओल्ड जांग अभी बोल ही रहा था कि सिटी हॉल का रेडियो कर्कश आवाज में गूंज उठा। तीसरी टीम के सभी ड्यूटी कर्मचारी कृपया तुरंत ब्लड रूम में पहुंचे, जांच स्वीकार करें, दोषी को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। ओल्ड जांग डर के मारे कांप उठा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और भागना चाहा। ओल्ड सू, हमें इससे बचने का रास्ता ढूंढना होगा। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया और ऑफिस बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल की तरफ देखा। तुम पहले जाओ, मुझे अपना एक काम निपटाना है। अरे ओल्ड सू, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कैप्टन का ऑफिस है, ओल्ड जांग पीछे से चिल्लाया। लेकिन मैंने पलट कर भी नहीं देखा। जब से दुनिया बदली है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहूंगा। इस वक्त कैप्टन का ऑफिस बंद था, लेकिन मेरे कान अब भी अंदर की बातचीत साफ सुन सकते थे। मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया, सीधे अंदर चला गया। ऑफिस में मौजूद दोनों आदमी अचानक मुड़े। मध्यम उम्र का आदमी लियांग जियानमिन धीरे से मेरी तरफ घूम गया और लियांग ची कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने अभी तक अपना महंगा कोट भी नहीं उतारा था। उसके शरीर से अब भी पिछली रात क्लब में पी गई शराब की गंध आ रही थी। जैसे ही उसने मुझे अचानक अंदर आते देखा, लियांग जियानमिन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने मेज पर जोर से हाथ पटका। सू वो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? यहाँ से निकल जाओ, मैं इस्तीफा देने आया हूँ। इस्तीफा? सू वो, क्या तुम्हें लगता है ये कोई बाजार है? जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। कल रात इतना बड़ा हादसा हुआ। एक दानव रईसों के जेड सील क्षेत्र में घुस आया और कल रात जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी। लियांग ची ने इस्तीफे की बात सुनी तो वो घबरा गया, मानो उसे जान बचाने का सहारा मिल गया हो। वो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ उंगली तान दी। हाँ, वही है। हालांकि मैंने कल रात सुबह से मेरी जगह ड्यूटी करने को कहा था, लेकिन मैं उस पर भरोसा करता था। जरूर उसी ने जानबूझकर उस दानव को अंदर आने दिया। वो मुझे फंसाना चाहता है, मेरे सख्त रवैये का बदला लेना चाहता है। मैं? तुम कितने निर्दयी हो मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए। तुमने पूरे शहर के लोगों को खतरे में डाल दिया। धत्तेरे की, तुम जैसे नीच नागरिक चाहते हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं, है ना? जितना ज्यादा लियांग ची बोलता गया, उतना ही ज्यादा पागल होता गया। उसके चेहरे पर एक विकृत सनक साफ दिखाई दे रही थी। वो मेरी तरफ झपटा और मुझे थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन मैं वहीं स्थिर खड़ा रहा। मेरी पलक तक नहीं झपकी। ग्रैंड मास्टर की दुनिया में लियांग ची की यह हिंसक हरकत घोंघे की चाल जैसी धीमी थी। जिस पल उसका हाथ मुझे छूने वाला था, उसी पल मेरे शरीर से एक बेहद हल्की और अदृश्य शक्ति निकली। किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ। लियांग ची को ऐसा लगा जैसे वो किसी आकारहीन स्टील की दीवार से टकरा गया हो। पूरा शरीर हवा में उछल गया और जाकर ऑफिस की फाइल कैबिनेट से टकराया। कागजों की गड्डियां बिखर गईं। तुमने पलटकर वार करने की हिम्मत कैसे की? लियांग ची ने अपना सीना पकड़ लिया और मुझे घूरने लगा। लियांग जियानमिन भी धीरे से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सम्मान की हल्की झलक थी। वो स्वर्गीय स्तर का मास्टर था, लेकिन अभी जो मैंने किया वो समझ भी नहीं पाया। सू वो, क्या तुम विरोध करना चाहते हो? लियांग जियानमिन की आवाज भारी थी। उसमें दबाव साफ महसूस हो रहा था। कल रात का मामला बंद होने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर अभी सब सच सच मान लो और कह दो कि एक पल की लापरवाही से हत्यारा अंदर घुस गया, तो शायद मैं अभी भी तुम्हें बचा सकता हूँ। वरना तुम्हारा बेटा सुयू, लियांग ची ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज खतरे से भरी हुई थी। आखिरकार एक संदिग्ध अपराधी का बेटा बैकग्राउंड जांच पास नहीं कर सकता। उस पल मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मुझे इन बातों की परवाह नहीं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे बेटे के भविष्य को सौदेबाजी का हथियार बनाए। कैप्टन लियांग, मैं सलाह दूंगा कि अभी जो कहा उसे वापस ले लो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। शांत ऑफिस अचानक उथल पुथल से भर गया। खिड़की के शीशों से तेज चीखती हुई आवाज आने लगी। लियांग ची को लगा जैसे उसका दिल किसी विशाल पेड़ पर ठोक दिया गया हो। उसकी आत्मा उसी पल जम गई। वो मुझे घूरता रह गया। खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दोनों पैर अनजाने में कांपने लगे। उसी समय ऑफिस का फोन अचानक बज उठा और जमी हुई हवा टूट गई। लियांग जियानमिन कांप उठा। उसने तुरंत फोन उठाया। अंदर से घबराई हुई आवाज आई, कैप्टन लियांग, बुरी खबर है। आंतरिक जांच दल के लोग दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एफजॉन पेट्रोल टीम के प्रभारी लोगों को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा, खासकर टीम लीडर लियांग ची को। लियांग जियानमिन का हाथ कांप गया। फोन मेज पर गिर पड़ा। उसने एक नजर मिट्टी जैसे पड़े लियांग ची पर डाली, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ था। जब तक मैं सिटी डिफेंस आर्मी का सदस्य हूँ, जब तक मैं अपना अपराध मान लूं या सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूं, तब तक उसका भतीजा बच सकता था। अगर तुम इस्तीफा देना चाहते हो तो मैं साइन कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए आखिरी काम करना होगा। लियांग जियानमिन कांपते हुए बोला। उसकी आंखों में पागलपन भरा हुआ था। आंतरिक जांच दल के पास जाओ और सब कुछ अपने सिर ले लो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। तुम्हारे बेटे के लिए इतना काफी होगा कि वो बेस के बाहर 5 बड़े संस्थानों में पढ़ सके। कैसा रहेगा? मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हूँ। लगता है नीचे की जिंदगी में बीते इन 20 सालों ने तुम्हें एक भ्रम दे दिया है। मैं मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। ऐसे धीमे और सड़े हुए सिटी डिफेंस ब्यूरो में रहने की अब कोई जरूरत नहीं। जहाँ तक तुम्हारी तथाकथित आंतरिक जांच की बात है और उस नकली बलि के बकरे की, जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। और तुम? मैंने लियांग जियानमिन की तरफ देखा। मेरी आंखों में ठंडी चेतावनी थी। फिर मैं दरवाजे से बाहर निकल गया। भारी मिश्र धातु का दरवाजा उस झटके को सह नहीं पाया और अचानक टूटकर गिर पड़ा।
लियांग जियानमिन कुर्सी पर बैठा रह गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। जब तक मेरी आभा पूरी तरह गायब नहीं हो गई, वो वहीं जड़ बना बैठा रहा। फिर उसने दांत भींचे, उसकी आंखें नफरत से भर गईं। कुछ मिनट बाद मैं खाली सड़क पर चल रहा था। बेशक मैं बिना लक्ष्य के नहीं चल रहा था। मेरा निशाना बिल्कुल साफ था, सिटी डिफेंस ब्यूरो के डिप्टी कमांडर का आधिकारिक निवास। जब दुश्मन मेरे बेटे का रास्ता काटना चाहता था तो मैं खुद सड़क पर उतर आया। मेरे लिए अब जो लोग कभी ऊंचे पदों वाले ताकतवर माने जाते थे, वो बस सपने में दिखने वाली चींटियां थे। यहाँ तक कि डिप्टी कमांडर भी मेरी नजर में सिर्फ एक नया खिलाड़ी था। उसका क्यूई और रक्त अभी पूरी तरह शुद्ध भी नहीं हुआ था। ग्रैंड मास्टर के सामने वो शांत पानी जैसा कमजोर था। मैं जन्म से हत्यारा नहीं था। सिटी डिफेंस ब्यूरो में बिताए 20 सालों ने मेरे अंदर की उतावली मिटा दी थी और सिर्फ सबसे गहरा धैर्य छोड़ा था। जब तक दुश्मन मर जाए, मैं इस बेस सिटी में किसी को मारना नहीं चाहता था। लेकिन जब मैं इलाके के किनारे वाली भीड़ भाड़ की व्यापारिक सड़क पर पहुंचा तो पीछे से आती सांसों ने मेरा ध्यान खींच लिया। कैप्टन, सुवू में कुछ गड़बड़ है। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने कुछ युवक और युवतियां ईयरपीस के जरिए आपस में बात कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक वो सिर्फ एक साधारण बूढ़ा आदमी होना चाहिए था। उसके शरीर में बस थोड़ी बची खुची ताकत होनी चाहिए थी। लेकिन चाहे जैसे देखो, वो घायल आदमी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। जिस युवक को कैप्टन कहा गया, उसने आंखें सिकोड़कर मेरी पीठ को घूरा। उसके शरीर से एक अजीब आभा निकल रही है, मानो कोई अथाह खाई फिर से जाग रही हो। लियांग जियानमिन ने सही रिपोर्ट दी थी। इस आदमी में सचमुच समस्या है, इसे भागने नहीं देना चाहिए। उसकी निगाहें लगातार मेरे पीछे लगी थी और मैं जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा था। मैंने रास्ते में लगे बड़े स्क्रीन की तरफ भी एक नजर डाली। इन लोगों की पीछा करने की कला मेरी नजरों में बच्चों के लुका छिपी खेलने जैसी थी। मैंने जानबूझकर अपनी चाल धीमी की ताकि ये पूंछें भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरती रहें। आखिरकार मैं एक पुराने एयर रेड शेल्टर के सामने रुक गया। चारों तरफ उलटी पड़ी गाड़ियां थीं, जंग लगे लोहे के बीम। हवा चलती तो धूल और धुआं उड़ता। मैं रुका और धीरे से पीछे मुड़ा। डूबते सूरज ने मेरी परछाई बहुत लंबी कर दी थी। 3 गलियों से मेरा पीछा कर रहे हो, थके नहीं अभी तक? बाहर आ जाओ, थोड़ी धूप सेंक लो। मेरी आवाज गूंजते ही चारों तरफ के शांत अंधेरे कोनों से आकृतियां धीरे धीरे बाहर आने लगी। उन्होंने मेरे पीछे हटने के सारे रास्ते 4 दिशाओं से बंद कर दिए। उनमें सबसे आगे खड़ा युवक ठंडी सैन्य वर्दी पहने हुए था। उसका नाम हान फेंग था। उसके हाथ में काले शीशे जैसी चमक वाला लंबा चाकू था। वो मुझे घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उलझन और गहरी होती जा रही थी। सुवू 20 साल पहले का एक कुलीन कबीले का आदमी अब इस हालत में गिर चुका है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब तुम्हारी शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी है तो अभी सिटी डिफेंस ब्यूरो में तुमने हमें पीछे धकेला कैसे? नई डेविल रिलीजन की काली तकनीकों के अलावा मुझे दूसरी कोई संभावना नहीं दिखती। मैं हल्का सा हंस पड़ा। उस समय ऊपर बैठे बुजुर्ग अज्ञानियों और कमजोरों को तुच्छ समझते थे। नई डेविल रिलीजन मेरी नजर में बस ऐसी घटिया चाल थी जो ताकत पाने के लिए आत्मा तक बेच देती है। तुम लोग सच में लियांग जियानमिन की हर बात पर भरोसा कर लेते हो? क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है? हिलो मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नीचा दिखाने की? टीम की एक लड़की लियू मेई सबसे घमंडी और उग्र स्वभाव की थी। उस पल उसका शरीर हरे प्रकाश से चमक उठा। उसके हाथों में पकड़ी 2 पतली ब्लेडें झींगुर के पंखों जैसी तेज आवाज निकाल रही थी। हवा चीरती हुई सीधे मेरी आंखों और गले की तरफ बढ़ी। उसका यह वार स्वर्गीय स्तर के योद्धा की पूरी ताकत लिए हुए था। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने हाथ तक नहीं उठाया, बस खंजर की नोक मेरे शरीर से 1 इंच दूर आकर रुक गई। एक अजीब सी परछाई मेरे पीछे लहरा उठी। उस पल लड़की की नजर में मैं जैसे भारहीन छाया बन गया था। चाहे उसकी चाल कितनी भी तेज क्यों न हो, वो मुझे छू तक नहीं पा रही थी। बिना सबूत के किसी की जान लेने निकल पड़े हो। तुम लोगों का तरीका अब भी उतना ही घटिया है। मैंने हल्की सांस छोड़ी। मेरी आंखों में ठंडा प्रकाश चमक उठा। साथ में हमला करो, इसे सांस लेने का मौका मत दो। हान फेंक ने तेज आवाज में आदेश दिया। उसने अपनी लंबी तलवार खींच ली। ये एक उच्च स्तरीय युद्ध कला थी। उसकी भारी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। लंबी तलवार ने हवा को चीर दिया। उसी समय बाकी टीम के सदस्य भी आगे बढ़े। कुछ ने जहरीले हथियार छोड़े, कुछ ने मार्शल तकनीकों से हमला किया। शियान स्तर के योद्धाओं का संयुक्त हमला किसी भी मास्टर को मुश्किल में डाल सकता था। लेकिन मैं शांत खड़ा रहा। घने हमलों के बीच मैं बस हल्का सा झुकता या शरीर को थोड़ा मोड़ देता। उनकी सारी भारी ताकत मेरे शरीर से निकलती हल्की रक्त ऊर्जा से ही उछल जाती। छन्न छन्न छन्न। टीम के कई हमले आपस में टकरा गए। चिंगारियां चारों तरफ बिखर गईं और शुरू से अंत तक मेरा एक हाथ अब भी जेब में ही था। उस दृश्य ने सबके सिर सुन्न कर दिए। हान फेंक ने दांत भींच लिए। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसका सीना जलने लगा। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसके भीतर डर पैदा हुआ। उसे आखिर समझ आ गया कि मैंने अभी तक रक्त ऊर्जा का इस्तेमाल ही नहीं किया था। वो सिर्फ मार्शल आर्ट के सबसे साधारण शरीर नियंत्रण की कला थी। अगर मैं सच में डेविल संप्रदाय का व्यक्ति होता तो अभी जो गति मैंने दिखाई उससे तुम सबकी गर्दनें कब की टूट चुकी होती। हान फेंक की आवाज कांपने लगी। मैंने हाथ उठाया और इन युवाओं के पार दूर इलाके की तरफ देखा। मैं किस स्तर का हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबूत सिर्फ मुंह की बातों से नहीं बनते। लियांग जियानमिन मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है और तुम लोग उसकी तलवार बनना चाहते हो। या शायद तुम्हारे पीछे खड़ा आदमी इतना बड़ा हो चुका है कि वो पलक झपकते ही किसी की जान ले सकता है। मैं मुड़ा और उन्हें अपनी लंबी परछाई
दिखाते हुए आगे बढ़ गया। मेरा पीछा मत करना, वापस जाकर अपने लोगों से कहना मैं खुद उनसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर मेरा शरीर धुंधला पड़ गया और फैक्ट्री इलाके की परछाइयों में गायब हो गया। वहाँ सिर्फ कुछ स्तब्ध अधिकारी खड़े रह गए। कांगनान नंबर 1 मिडिल स्कूल। सुयू अकेला कैंपस में बैठा था। मार्शल आर्ट की गहरी ऊर्जा पूरे स्कूल में फैली हुई थी। शोर से भरी क्लासरूम मानो किसी मोटी पारदर्शी दीवार से अलग हो गई हो। उसने सिर झुका रखा था, दोनों हाथ कसकर भींचे हुए थे, नाखून हथेलियों को रगड़ रहे थे। उसके दिल में सिर्फ एक ही विचार था, सहन करो। जब तक सिविलियन वेयर हाउस से बाहर नहीं निकल जाता तब तक सारी बेइज्जती खत्म नहीं होगी।